हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पावर प्लांट इंजीनियर्स में। फ्रेंड, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है ये काफ़ी स्पेशल है। आज हम पीएफ बॉयलर को समझेंगे कि बॉयलर में लगे कंपोनेंट, इनके इम्पोर्टेंस, इन सारी चीज़ों को। और अभी के टाइम पर हम यहाँ पर पीएफ बॉयलर पे भी सब क्रिटिकल, सुपर क्रिटिकल और अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल की तरफ आ चुके हैं। तो यहाँ पर क्या डिफरेंस होता है छोटे बॉयलरों में, जो आप कम कैपेसिटी की बॉयलर देखते हैं और लार्ज कैपेसिटी की बॉयलर देखते हैं, इनमें क्या ऐसा किया गया कि डिज़ाइन इतना ज़्यादा इम्प्रूव हुआ और एफिशिएंसी इतनी इम्प्रूव हो गई, क्या अपग्रेडेशन हुआ। तो इन सब चीज़ों को आप पीएफ बॉयलर डिज़ाइन के बारे में जब मैं वीडियो में आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। बने रहिए अब वीडियो में और समझते हैं, पूरे कंपोनेंट्स को समझेंगे। बॉयलर में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, क्या क्या वर्क होता है, इसे पूरा क्लियरली समझेंगे। साथ में वीडियो में डिटेल में ये भी समझेंगे कि इन जो मेन कंपोनेंट्स हैं इनको लगाने से बॉयलर में क्या इम्प्रूवमेंट हुआ। तो फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वीडियो कुछ बड़ा हो सकता है, लेकिन अगर आप लास्ट तक देखते हैं तो पूरे पीएफ बॉयलर को आप क्लियरली आज समझ जाएंगे कि पीएफ बॉयलर में ऐसा क्या है जो दूसरे बॉयलर में नहीं है। पल्वराइज्ड कोल फायर्ड बॉयलर या पल्वराइज्ड फ्यूल फायर्ड बॉयलर कहा जाता है इसे, और इन शॉर्ट में हम इसे पीएफ बॉयलर कहते हैं। फ्रेंड, ऐसे बॉयलर जिनका ऑपरेटिंग प्रेशर क्रिटिकल पॉइंट के बिलो होता है, ये सब क्रिटिकल के रेंज में आते हैं। और ऐसे बॉयलर जिनका ऑपरेटिंग प्रेशर क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर आता है, क्रिटिकल पॉइंट कहे तो 225 केजी प्रेशर और 374 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर जिसका ऑपरेटिंग प्रेशर टेम्परेचर होता है, ये सुपर क्रिटिकल की जोन में आ जाएंगे। और हमारा जो पीएफ बॉयलर होता है ये सब क्रिटिकल, सुपर क्रिटिकल होता है प्रेशर के अकॉर्डिंग। आप फ्रेम में देखिए कि पीएफ बॉयलर की डिज़ाइन किस तरह की होती है। इसमें जो कंपोनेंट्स हैं मैं वन बाय वन आपको शो कर रहा हूँ, लिस्ट में आप देखते जाइए। ये सारे कंपोनेंट्स इसमें लगे होते हैं और इन सारे कंपोनेंट्स के बारे में हम समझेंगे। पहला है कोल फीडर, कोल मिल, कोल डिस्चार्ज पाइप, विंड बॉक्स और एसीडीसी, ऑयल गन्स, फर्नेस, बॉटम में सिस्टम, सील ट्रप, बर्नर टिल्ट, ऑयल सर्कुलेशन लाइन, स्कैनर फैन एंड स्कैनर, सुपर हीटर अरेंजमेंट, बीसीपी, एपीएच, वाटर वॉल, फैन और आरएच साइकिल। तो फ्रेंड, ये जो कंपोनेंट्स आपने देखे हैं ये बॉयलर में हमें देखने को मिलेंगे। ये पूरा ये बॉयलर के एक एक पार्ट को मैंने यहाँ पे बताया। अब इसे मैं एक्सप्लेन करता जाता हूँ कि ये किस तरह वर्क करते हैं और यहाँ पर क्या इनके यूज़ हैं। पहला देखते हैं फ्रेंड, कोल फीडर। बंकर का जो कोल होता है ये 25 से 30 mm की साइज का होता है, जो कि बेल्ट के थ्रू, जैसा हम लोड सेट पॉइंट दे देते हैं उसके अकॉर्डिंग बेल्ट हमारा आरपीएम लेता रहता है। कभी कम होता है, कभी ज़्यादा होता है। जैसा हमारा कोल आता है, कोई बड़ा साइज का आता है, कभी छोटा साइज का आता है, उसके अकॉर्डिंग हमारा जो बेल्ट है ये आरपीएम लेता रहता है और कोल मिल में कोल को फीड करता जाता है। तो ये पीएफ बॉयलर में जो कोल फीडर यूज़ हो रहा है ये ग्रेविमेट्रिक टाइप का कोल फीडर होता है। मतलब कोल जो होता है ग्रेविटी के थ्रू नीचे आता है और बेल्ट के थ्रू मिल में चला जाता है। इसमें दो मोड होते हैं, ग्रेविमेट्रिक और वॉल्यूमेट्रिक। तो ग्रेविमेट्रिक और वॉल्यूमेट्रिक मोड को समझने के लिए मेरी ये वीडियो आप देख लीजिएगा। इस बार कोल मिल। तो फ्रेंड, कोल मिल ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट है पीएफ बॉयलर का, क्योंकि इसी के बेस्ड इसका नाम रखा जाता है पल्वराइज्ड फ्यूल फायर्ड बॉयलर। क्योंकि हम कोल को माइक्रोन्स में तोड़ देते हैं। जो हमारा 25 से 30 mm का जो साइज होता है इसे हम माइक्रोन्स में तोड़ देते हैं, मतलब बहुत छोटे साइज में इसके तोड़ देते हैं। मतलब 1 mm में 1000 माइक्रोन्स होता है। तो आप यहाँ पर 75 माइक्रोन, 70 माइक्रोन के आसपास कोल की साइज हम बॉयलर फर्नेस में भेजते हैं। मीन्स ये होता है ये बिल्कुल गैस की तरह हो जाता है कि जो कि फर्नेस के अंदर जाते ही बर्न करने लग जाता है। इसमें जो कोल मिल लगे होते हैं ये बाउल मिल कहलाता है ये। तो ये मेरी एक वीडियो ऑलरेडी सेपरेट बनी हुई है, तो आप मिल के बारे में आराम से इसको समझ सकते हैं। यहाँ पर कोल की जो 25 से 30 mm की साइज होती है, इसे रोलर्स लगे होते हैं, रोलर्स के थ्रू इसे ग्राइंड कर दिया जाता है और ये हॉट एयर कोल के मॉइस्चर को सुखाता है। साथ ही ग्राइंड होने के बाद में इसे फर्नेस तक में शिफ्ट कराता है। तो ये वर्क होता है स्पेशली कोल मिल का। कोल मिल में जो हम एयर ले रहे हैं ये पीएफ का एयर होता है, जो कि एपीएच में जाता है और एपीएच में जाने के बाद ये गर्म होता है और हॉट एयर बन के हमारे मिल में आता है। उसके बाद में जब ग्राइंड हो जाता है कोल, तब पीएफ के प्रेशर से ये फर्नेस में चला जाता है और फर्नेस में
क्योंकि इसका साइज इतना छोटा होता है कि ये जाते ही वहाँ पर बर्न करने लग जाता है। क्योंकि अगर हम बड़े कोल को जलाएं तो बड़े कोल में सारे उसके सरफेस को प्रॉपर एयर नहीं मिल पाता, ऑक्सीजन नहीं मिल पाता। इसलिए ऐसे बॉयलर जहाँ पर बेड दिया होता है, जैसे AFBC की बात करें, CFBC की बात करें, यहाँ पर हम कोल को बेड के ऊपर डाल देते हैं। तो बेड के ऊपर डालने के बाद भी यहाँ पर जलने के लिए टाइम लग जाता है, क्योंकि कोल की साइज बड़ी होती है, प्रॉपर एयर सभी इसके भाग को नहीं मिल पाता। जबकि यहाँ पर जो कोल होता है ये बिल्कुल पाउडर फॉर्म में होता है, और पाउडर फॉर्म में होने के कारण इसको सफिशिएंट एयर मिल पाता है कंबस्चन के लिए। इसलिए ये फर्नेस में जाते ही तुरंत ही बर्न कर जाता है। अब फ्रेंड इसके बाद देखिए, अब ये कोल्ड डिस्चार्ज पाइप है जो मिल के ऊपर होती है। इसके बीच में एक सेंटर पाइप आपको दिख रहा होगा। इस सेंटर पाइप से कोल मिल तक आती है, और ये जो 4 आपको पाइप दिख रही है ये कोल्ड डिस्चार्ज पाइप कहलाता है। इसमें ये जो गेट लगा है ये MDB कहलाता है, और ये MDB जब ओपन होगा तभी कोल मिल से जो हमारा कोल पाउडर होगा ये फर्नेस तक जा पाएगा। इसे यहाँ से ट्रांसफ़र करने के लिए ये चारों कोल पाइप दिए होते हैं। ये कोल्ड डिस्चार्ज पाइप फर्नेस में जाने के बाद में, जैसे हमारा यहाँ पर 7 कोल मिल हैं, मैं 600 मेगावाट बॉयलर की बात कर रहा हूँ। यहाँ हमारे पास 7 मिल अवेलेबल हैं, जिनमें से एक कोल मिल से 4 कोल पाइप निकलते हैं। ये चारों कोल नीचे की तरफ लगते हैं, सबसे नीचे ये लगेंगे। इसके बाद B वाले कोल मिल का चारों कोल पाइप लगेगा चारों कॉर्नर में। और यहाँ पर फर्नेस के बारे में जब मैं डिस्क्राइब करूँगा तब मैं आपको कॉर्नर्स के बारे में बताऊँगा। तो इसे आप समझते जाइए कि 7 कोल मिल है, 7 कोल मिल से सभी 7 मिल से 7 × 4 कर लीजिए आप, तो एक कोल मिल से 4 कोल पाइप निकलता है। एक कोल पाइप एक कॉर्नर में जाके नीचे की तरफ लगेगा, A का B का उसके ऊपर, C का उसके ऊपर, D का उसके ऊपर। इस तरह से अरेंजमेंट होगा, और A से G तक के कोल मिल हमारे पास अवेलेबल हैं। तो सबसे नीचे A वाला और सबसे ऊपर G वाला कोल पाइप रहेगा। अब नेक्स्ट है फ्रेंड इसमें विंड बॉक्स और SADC। विंड बॉक्स, जैसा कि आप बॉयलर में अगर काम कर रहे हैं तो बिल्कुल विंड बॉक्स के बारे में जानते होंगे, लेकिन AFBC CFBC का जो विंड बॉक्स होता है ये बॉयलर के नीचे की तरफ दिया होता है। लेकिन PA बॉयलर में जो विंड बॉक्स होता है ये लेफ्ट और राइट में दिया होता है फायरिंग फ्लोर में। हमारा जो फायरिंग फ्लोर है ये 24 मीटर से लेके 35 मीटर तक का फायरिंग फ्लोर है। तो इसके लेफ्ट और राइट साइड में विंड बॉक्स यहाँ पर लगे होते हैं, और इसी विंड बॉक्स के अगले सिरे जहाँ पर हम कोल एंट्री कराते हैं फर्नेस में, उस जगह पर SADC होता है। क्योंकि कोल को बर्न कराने के लिए यहाँ पर सभी कोल पाइप के लिए और ऑयल गन के लिए सेपरेट SADC दिया होता है। SADC का मीनिंग होता है फ्रेंड सेकेंडरी एयर डेम्पर कंट्रोल। तो वहाँ पर विंड बॉक्स में जो एयर आ रही है ये SA फैन से, मतलब सेकेंडरी एयर फैन से आ रही है। सेकेंडरी एयर फैन का जो एयर होता है फ्रेंड ये पहले APH में जाता है। APH में जाने के बाद में ये यहाँ पर हीट गेन करता है। हीट गेन करने के बाद ये विंड बॉक्स में आ जाता है। विंड बॉक्स में यहाँ पर इसके प्रेशर को कुछ बढ़ा के रखा जाता है, क्योंकि यहाँ पर हमारा अंदर में टेंजेंशियल फायरवॉल बनता है। तो टेंजेंशियल फायरवॉल को बनने के लिए यहाँ पर एक DP मेंटेन करके रखा जाता है। इसके थ्रू हम फायरवॉल को शिफ्ट भी कराते हैं। सभी ऑयल गन और कोल पाइप के लिए सेपरेट SADC दिया होता है। अगर A कोल पाइप की मैं बात करूँ इसके लिए एक सेपरेट SADC होगा, और B कोल पाइप के लिए बात करूँ तो सेपरेट SADC होगा। उसी तरह ऑयल गन की बात करूँ, हमारे पास यहाँ पर 5 ऑयल गन एक कॉर्नर में लगे हुए होते हैं। तो पांचों कोल पाइप के लिए अलग से SADC प्रोवाइड कराई जाती है। साथ ही यहाँ पर हम एक्सेस एयर के लिए भी SADC अलग से देते हैं। अब आते हैं फ्रेंड ऑयल गन में। ऑयल गन यहाँ पर 5 की संख्या में दी हुई है एक कॉर्नर में। ऑयल गन किस तरह काउंट होता है इसे भी समझते हैं। अगर हमारा कोल मिल से जो कोल्ड डिस्चार्ज पाइप आई है जो फर्नेस में आकर लगी हुई है, ये सबसे नीचे A की लगेगी, इसके बाद B की लगेगी। तो A और B के बीच में हम क्या करते हैं कि ऑयल गन प्रोवाइड करा देते हैं। तो ये जो ऑयल गन है इसकी काउंटिंग हम AB ऑयल गन के रूप में करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये A के ऊपर है और B के नीचे, इसलिए हम यहाँ पर AB कहेंगे। उसी तरह अगर B और C के बाद में अगर हमने कोई दिया तो BC कहेंगे, और C और D के बीच में अगर हमने कोई दिया तो CD गन कहेंगे। इस तरह हमारा नोमेनक्लेचर होता है गन का। फ्रेंड अब बात करेंगे फर्नेस की। इसमें जो वाटर वाल का अरेंजमेंट होता है ये स्पाइरल टाइप का वाटर वाल होता है।
और जैसा कि आपने स्मॉल बॉयलर्स में देखा होगा, एबीसी की बात करें तो यहाँ पर वर्टिकल वाटर वाल्व लगे होते हैं रिंग हेडर के बाद में। हमारा जो फर्नेस है ये बैलेंस ड्रॉप्ड फर्नेस कहलाता है। अब फ्रेंड बात करेंगे कि यहाँ पर हमने अगर कंबशन कराया, कोल दिया, अब यहाँ पर जो स्लैगिंग होगी या क्लिंकरिंग होगी, क्योंकि इतना बड़ा बॉयलर है तो क्लिंकरिंग होगा ही, और क्लिंकरिंग होके ये सीधा बॉटम एस में जाएगा। तो अगला देखते हैं बॉटम एस के बारे में। देखिए आप वीडियो में ये सबसे नीचे बॉटम एस सिस्टम दिया होता है। लगभग 70 to 80% जो कोल बर्न होने के बाद में अगर स्लैगिंग होती है तो ये बॉटम एस सिस्टम में आकर गिर जाता है। ये जो बॉटम एस सिस्टम है फ्रेंड, ये वेट बॉटम एस सिस्टम कहलाता है। यहाँ पर पानी हम भर के रखते हैं, इस पानी में ये जो हमारा क्लिंकरिंग हो रहा है ये इसी में पानी में गिरता जाता है, और लगभग 3.5 से 4 घंटे का समय होता है, और लोड के अकॉर्डिंग ये बदलता भी रहता है। हम यहाँ पर बॉटम डीएसिंग कराते हैं। बॉटम डीएसिंग के लिए यहाँ पर एचपी पंप के थ्रू एक लाइन से पानी बॉटम एस के नीचे सप्लाई की जाती है, और ये कन्वेइंग लाइन होती है। और यहाँ पर एक क्लिंकर ग्राइंडर चलाकर, जो हमारे क्लिंकर हैं क्योंकि ये बड़े साइज में है तो उस पाइप से पास नहीं करेंगे, इसलिए इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है। और क्लिंकर ग्राइंडर के बाद ये जो एचपी की कन्वेइंग लाइन आ रही है, इस लाइन के थ्रू इसे एस पॉइंट में भेज दिया जाता है। जस्ट इसके ऊपर में आप देखिए ये सील ट्रप कहलाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये बाहर का जो एटमॉस्फेरिक एयर होता है इसे बॉयलर फर्नेस में एंट्री करने से रोकता है। इस सील ट्रप के अंदर पानी भर दिया जाता है, और फर्नेस के वाटर वाल्व का जो सील प्लेट होता है इसमें डूबा होता है, जिसके थ्रू जो बाहर का पॉजिटिव एयर होता है ये फर्नेस के अंदर नहीं जा पाता। तो सील ट्रप का ये वर्क होता है। क्योंकि यहाँ पर बॉयलर हैंगिंग टाइप में है, अगर हम सील ट्रप प्रोवाइड नहीं करेंगे तो बॉयलर अगर जब हमारा एक्सपेंड करेगा, नीचे आएगा, तो ये नीचे के बेस को तोड़ सकता है। इसलिए हमारा बॉयलर हैंगिंग टाइप में होता है। और हैंगिंग टाइप में होने के बाद में, क्योंकि सील ट्रप में हम इतना स्पेस दे के रखते हैं सील प्लेट का कि अगर ये एक्सपेंड होकर नीचे भी आए तो भी ये पूरी तरह से सील ट्रप के ऊपरी किनारे हैं इनसे टच नहीं होता, और ये पानी में डूबा हुआ होता है। सील ट्रप में जो वाटर आता है ये एलपी वाटर पंप के थ्रू आता है। ये सारे जो सिस्टम है एचपी वाटर पंप, एलपी वाटर पंप, ये एयर सेंडलिंग साइड देखता है, और एयर सेंडलिंग साइड से ही यहाँ पर इसकी ऑपरेटिंग होती है। अब नेक्स्ट देखते हैं ऑयल सर्कुलेशन सर्किट। हमने देखा कि यहाँ पर फर्नेस में ऑयल गन लगे हुए हैं, तो ऑयल गन को ऑयल की सप्लाई के लिए यहाँ पर एक ऑयल सर्कुलेशन सर्किट होता है, जो कि बॉयलर लाइट अप से पहले ही हम इसे ऑयल सर्कुलेशन में ले लेते हैं। ये एफओपीएच में ऑयल की टैंक लगी हुई होती है। यहाँ से एक पंप के थ्रू इस सर्किट में ऑयल को भेजा जाता है, और इस सर्किट के द्वारा ये ऑयल गन के पास जाकर ये कनेक्ट होता है। इसके पहले एमआईबी होता है, एसओवी होता है। एसओवी कंट्रोल रूम के हाथ में होता है। ये इस एसओवी के खुलने के बाद में ऑयल फर्नेस के अंदर में जाने लगती है। इसे समझने के लिए मेरी ये वीडियो आप इसमें देख सकते हैं कि किस तरह इसका वर्क होता है। एक लाइट अप करें ये बॉयलर का तो 114.19 केल ऑयल लग जाता है। एक केल में 1000 लीटर ऑयल होता है। मतलब आप समझ सकते हैं कि एक लाइट अप में पीएफ बॉयलर में कितना ऑयल लग जाता है। अब फ्रेंड बात करेंगे स्कैनर की, क्या है स्कैनर, और साथ ही बात करेंगे स्कैनर फैन की। तो ये है फ्रेंड स्कैनर फैन। स्कैनर फैन यहाँ पर 2 टाइप के लगे होते हैं पीएफ बॉयलर में, स्कैनर फैन एसी और स्कैनर फैन डीसी। स्कैनर फैन एसी सप्लाई के थ्रू ऑपरेट होता है। तो जब हम फर्नेस में कंबस्शन कराते हैं किसी कोल पाइप के थ्रू, तो हर एक कोल पाइप के लिए और हर एक ऑयल गन के लिए स्कैनर लगा होता है। क्योंकि अगर हमने कोल पाइप के थ्रू अगर हमने कंबस्शन किया तो उसकी इंटेंसिटी चेक करने के लिए हमारे पास तो ये स्कैनर होते हैं, जो कि कंट्रोल रूम में यहाँ पर जो फ्लेम की इंटेंसिटी है इसे शो करते हैं कि कितनी इंटेंसिटी है इसकी, अच्छी है कि बैड है। और इस स्कैनर को कूल करने के लिए हम स्कैनर फैन जो एसी हमने देखा, इसके थ्रू एयर की सप्लाई यहाँ पर कंटिन्यू की जाती है। अगर यहाँ पर एयर की सप्लाई अगर कुछ टाइम के लिए भी अगर रुक जाए तो ये जो स्कैनर होंगे ये इतने हाई टेम्परेचर पर ये पूरा ख़राब हो जाएंगे, जल जाएंगे। इसके लिए हम यहाँ पर स्कैनर फैन की कंटिन्यू एयर की सप्लाई कराते हैं। और अगर ये स्कैनर फैन अगर इनकेस अगर ट्रिप हो जाता है तब ये डीसी स्कैनर फैन होता है। ये डीसी एयर फैन तुरंत ही यहाँ पर ऑटो पिकअप रहता है, और ऑटो पिकअप होने के बाद में
ये तुरंत ही एयर की सप्लाई करने लगेगा। यहाँ पर DC AC दो टाइप के स्कैनर फैन हमें देखने को मिलते हैं। तो स्कैनर फैन का ये वर्क होता है और सभी कोल पाइप, सभी ऑयल गन के लिए स्कैनर यहाँ पर एक एक की संख्या में दिए होते हैं और चारों कॉर्नर में दिए होते हैं। तो बात करते हैं फ्रेंड कि चारों कॉर्नर क्या है। जब आप चिमनी की तरफ मुंह करके खड़े हो जाएं तो चिमनी की तरफ से आपका जो लेफ्ट में सबसे पहला कॉर्नर पड़ेगा, ये कॉर्नर 1 कहलाएगा। उसके जस्ट पीछे वाला कॉर्नर 2 कहलाएगा और राइट की साइड में आपका जो सबसे फर्स्ट जो आपका कॉर्नर पड़ेगा फ्रंट साइड में, ये कॉर्नर 4 कहलाएगा और उसके पीछे वाला कॉर्नर 3 कहलाएगा। अब नेक्स्ट है फ्रेंड इसमें बर्नर टिल्ट, जो कि ए से लेके जी तक के कोल पाइप के जो कोल पाइप होते हैं, इनके अंदर में कोल नोजल होता है। इसे ऑपरेट करने के लिए हमारे बर्नर टिल्ट दिए होते हैं, जो कि पावर सिलेंडर के थ्रू ऑपरेट होते हैं। और ऑटो मोड पे चारों कॉर्नर में दिए हुए बर्नर टिल्ट ये एक साथ ऑपरेट होते हैं। अगर हम मैनुअल में ले लिए किसी कॉर्नर को तो 3 कॉर्नर तो ऑटो में ऑपरेट होगा, लेकिन एक कॉर्नर जो भी हम मैनुअल लिए हैं ये मैनुअल में ऑपरेट होगा। मतलब मैनुअली भी इसे हम ऑपरेट कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके लिए +30 और -30 का जो एंगल होता है, ये बीच में इसका जो पॉइंट होता है ये 0 वाला, ये हॉरिजेंटल पॉइंट कहलाता है। लगभग हमारा जो बॉयलर होता है नॉर्मल लोड पे चल रहा होता है, तो हम इसी पर इसे रखते हैं। बॉयलर में रीहीटर की टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए यहाँ पर हम बर्नर टिल्ट को मूव कराते हैं। जो बर्नर टिल्ट मूव कराने से होता ये है कि फर्नेस के अंदर जो फायरवॉल बन रही है ये शिफ्ट कर जाती है +30 डिग्री और -30 डिग्री की ओर। यहाँ पर RH का जो टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए अगर ये टेम्परेचर ज़्यादा जाने लगेगा तो इसे कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो हमारा टेंडेंशियल फायरवॉल जो बन रहा है फर्नेस के अंदर, इसे नीचे की ओर शिफ्ट कर देते हैं। और अगर प्रेशर हमें पर्याप्त नहीं मिल पा रहा है तब हम इसे ऊपर की ओर शिफ्ट कर देते हैं। बर्नर टिल्ट का एक सिरा पावर सिलेंडर से कनेक्टेड होता है और दूसरा सिरा सभी कोल पाइप के कोल नोजल से कनेक्ट होता है, जिसके थ्रू जब हम पावर सिलेंडर को ऑपरेट करते हैं तब ये ऊपर और नीचे मूव करते हैं। अब यहाँ पर फ्रेंड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है जो कि PF बॉयलर में हमें देखने को मिलता है। तो ये है फ्रेंड यहाँ पर विंड बॉक्स में यहाँ पर एक्सेस एयर के लिए ये अंडर फायर एयर होता है, जो कि कंबस्चन को हेल्दी कराता है और कंबस्चन को सपोर्ट करता है। जो हम यहाँ पर कोल प्रोवाइड कर रहे हैं इसे प्रॉपरली बर्न करने के लिए अंडर फायर एयर का हम यूज़ करते हैं। साथ ही ओवर फायर एयर होते हैं, जैसे कि कोफा कहा जाता है, इसे क्लोज कपल्ड ओवर फायर एयर कहा जाता है। और इसके ऊपर एक सेपरेटेड ओवर फायर एयर होता है। जैसे ही हमारा विंड बॉक्स यहाँ पर 24 मीटर से लेके ये 35 मीटर तक है, उसी तरह अगर हम सोफा की बात करें तो ये 42 मीटर से लेके ये 49 मीटर तक का होता है, लेकिन ये सेपरेट होता है। लेकिन इसमें जो एयर जा रही है ये सेकेंडरी एयर फैन की ही एयर होती है। तो यहाँ पर जब बोला अगर अच्छे से बर्न नहीं हो पाता तो ये कोफा जो कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है। जैसा कि अगर बाकी जो हमारे AC/DC होते हैं इसमें जो एयर का फ्लो होता है ये अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले लें तो यहाँ पर, लेकिन जो कोफा होता है इसका जो डायरेक्शन होता है ये हमेशा एंटी क्लॉकवाइज होता है। ये अलग अलग प्लांट में अलग अलग डिजाइन हो सकता है। मैं यहाँ की डिजाइन आपको शो कर रहा हूँ यहाँ पे। और यहाँ से जो हमारा अगर कोल है अगर बर्न नहीं हो पाया है, अनबर्न ज़्यादा पास ना करे ऊपर फ्लू गैस की तरफ, इसलिए यहाँ पर कोफा के जो एयर होते हैं ये भी ओपन होते हैं, जिसके थ्रू यहाँ पर फिर से एक बार इसे बर्न किया जा सके। और इसके ऊपर भी अगर ये बर्न नहीं हो पाया तब ये सोफा में भी जाकर ये पूरी तरह से बर्न हो जाता है। फर्नेस के अंदर जो कंबस्चन हो रही है इसका ये 1300-1400 डिग्री होता है। तो ये अगर ज़्यादा अगर टेम्परेचर यहाँ पर हमारा फर्नेस का बढ़ जाए और सेकेंडरी कंबस्चन अगर होता है तब यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ेगा, और टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो नॉक्स फॉर्मेशन होगा। तो इस नॉक्स फॉर्मेशन को रोकने के लिए हम यहाँ पर सोफा का यूज़ करते हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड, सुपर हीटर अरेंजमेंट। तो सबसे पहले डिविजनल सुपर हीटर होता है, इसके बाद प्लेटन सुपर हीटर है, फिर रीहीटर लगा होता है, उसके बाद फाइनल रीहीट होता है, उसके बाद में फाइनल सुपर हीटर होता है, उसके बाद में ये MS से होते हुए निकल जाता है टरबाइन के लिए। फ्रेंड बात करते हैं BCP। ये फर्नेस के अंदर में वाटर और वेपर का मिक्सचर तैयार होता है। ये बॉयलर में प्रेशर अधिक होता है, इसके कारण यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होने से डेंसिटी का डिफरेंस काफ़ी कम होता है। डेंसिटी डिफरेंस कम होने से इसमें जो सर्कुलेशन है ये स्टेबलाइज नहीं हो पाता, इसलिए हम यहाँ पर
बीसीपी लगा के रखते हैं। बीसीपी प्रेशर को थोड़ा सा इंक्रीज कर देता है, जिसके थ्रू ये फर्नेस से ये जो वाटर स्टीम का जो मिक्सचर होता है ये ड्रम की ओर मूव कर जाता है बीसीपी के थ्रू। इसलिए यहाँ पर बीसीपी हमने लगा कर रखा है। बीसीपी को और डिटेल में समझने के लिए बीसीपी की मेरी वीडियो आप देख सकते हैं। अब फ्लू गैस पास में फ्रेंड हम आगे बढ़ते हैं। फ्लू गैस पास का हमने देखा था फाइनल सुपर हीटर तक। अब हम सेकेंड पास की ओर बढ़ेंगे। तब यहाँ पर LTSH सुपर हीटर होता है, लो टेम्परेचर सुपर हीटर कहा जाता है। इसके नीचे फ्रेंड ये इकोनोमाइजर जोन आ जाता है, और इकोनोमाइजर से जब आप नीचे आएंगे तब ये रोटरी टाइप का एयर प्री हीटर यहाँ पर लगा होता है। ये रोटेटिंग मोशन में होता है और इसमें सीलिंग अरेंजमेंट होता है। 4 टाइप के सील अरेंजमेंट होते हैं। ये एल-जंगस्ट्रॉम ट्राई सेक्टर एयर प्री हीटर कहलाता है। जहाँ पर ट्राई सेक्टर कहने का मीनिंग ये होता है फ्रेंड, इसके जो एक सेक्टर है यहाँ से हम फ्लू गैस को पास करा रहे हैं। दूसरा जो सेक्टर होता है यहाँ से हम प्राइमरी एयर को पास कराते हैं। तीसरा जो सेक्टर होता है फ्रेंड, इसमें सेकेंडरी एयर को पास कराया जाता है। इस कारण इसे ट्राई सेक्टर APH कहा जाता है। और एयर और फ्लू गैस के बीच में क्रॉस फ्लो मेंटेन किया जाता है, मतलब ऊपर से हमारा फ्लू गैस आ रहा है और नीचे से एयर की एंट्री कराई जाती है। फ्लू गैस का जो वर्क होता है फ्रेंड, APH में लगे जो मैट्रिक्स होते हैं, जो हीटिंग एलिमेंट्स कहा जाता है, इन हीटिंग एलिमेंट्स को गर्म करता है। और हीटिंग एलिमेंट्स, क्योंकि APH हमारा रोटेटिंग मोशन पर है, तो ये घूमते हैं SA की साइड में जाएगा, फिर PA की साइड में जाएगा, और यहाँ से जो एयर पास हो रही है इसे गर्म कर देता है, क्योंकि एयर इन मैट्रिक्स के टच में आने पर एयर गर्म हो जाता है। और क्योंकि PA फैन का जो एयर होता है ये हम कोल को ट्रांसपोर्टिंग के लिए यूज़ करते हैं, और दूसरा जो है सेकेंडरी एयर होता है ये हम कंबस्चन के लिए यूज़ करते हैं। तो ये वर्क APH का होता है। अब क्योंकि ये सारे जो एयर हैं एक दूसरे से कांटेक्ट में ना आए करके यहाँ पर सीलिंग अरेंजमेंट होता है। तो सीलिंग अरेंजमेंट इसीलिए होता है क्योंकि जो एयर है ये किसी तरह से एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आने चाहिए। तो यहाँ पर 4 टाइप के सीलिंग अरेंजमेंट होते हैं। एक होता है बाई पोस्ट सील, दूसरा होता है बाई पास सील, और एक्सियल सील और रेडियल सील। ये 4 टाइप के सीलिंग अरेंजमेंट देखने को मिलते हैं। तो आप APH का वीडियो जब मेरी देखेंगे, इन सारे सील के बारे में समझेंगे, पूरा APH के वर्क के बारे में समझ सकते हैं। ये वीडियो आप APH की मेरी देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। और APH का जो हीट ट्रांसफ़र रेट होता है ये 98% है यहाँ पर। जबकि यही हम बात करें BCC में जो रिकॉपरेटिव APH लगे होते हैं, इनका जो एफिशिएंसी होती है ये कम होती है। अब बात करते हैं फ्रेंड फैन की। किस किस टाइप के फैन यहाँ पर यूज़ में लेते हैं हम। फैन की बात करें, यहाँ पर सेकेंडरी एयर फैन होता है जो कि एक्सियल टाइप का फैन होता है, एक प्राइमरी एयर फैन होता है, और एक ID फैन है। और ID फैन जो हमारा इंड्यूस ड्राफ्ट है, FD फैन पोस्ट ड्राफ्ट है, और PA फैन प्राइमरी एयर फैन होता है। प्राइमरी एयर फैन का यूज़ हम कोल मिल से कोल को ग्राइंड करने, सुखाने, शिफ्ट कराने के लिए करते हैं। ऐसे फैन का जो यूज होता है ये कंबस्शन के लिए किया जाता है। और ये एक्सियल टाइप के फैन होते हैं। एक्सियल फैन के बारे में भी एक मेरी सेपरेट वीडियो है, के थ्रू भी इसे आप समझ पाएंगे। अब फ्रेंड बात करते हैं रीहीट साइकिल। क्या होता है रीहीट साइकिल? आप देखें कि स्मॉल बॉयलर्स में ये रीहीट का अरेंजमेंट नहीं होता, लेकिन यहाँ पर PF बॉयलर में रीहीट का अरेंजमेंट होता है, क्योंकि PF बॉयलर में जो कोशिश है ये एफिशिएंसी को बढ़ाने की होती है। PF बॉयलर की जो एफिशिएंसी होती है ये 87% होती है। अगर 1% भी अगर एफिशिएंसी बॉयलर की बढ़ाई जाए तो प्लांट की एफिशिएंसी काफ़ी इंक्रीज होती है। इसलिए एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए यहाँ पर एक रीहीट साइकिल दिया जाता है। रीहीट साइकिल कुछ इस तरह से होता है, MS की जो स्टीम होती है HP टरबाइन में जाकर डंप होती है, यहाँ पर ये एक्सपेंड होती है। एक्सपेंड होने के बाद में ये वर्क में कन्वर्ट होती है, टरबाइन को रोटेट कराती है। अब ये एग्जॉस्ट स्टीम में बदल जाती है, और HP टरबाइन के नीचे इसे CRH की लाइन से, जिसे कोल्ड रीहीट कहा जाता है, यहाँ से ये फिर से बॉयलर में आ जाता है। और यहाँ पर क्योंकि टरबाइन में जाने के बाद में इसका जो टेम्परेचर है ये लॉस हुआ था, तो ये फिर से टेम्परेचर को इंक्रीज करता है और HRH लाइन के थ्रू फिर से ये IP टरबाइन में चला जाता है। तो कुछ इस तरह से ये टरबाइन की एफिशिएंसी को इंक्रीज कर रहा है। तो ओवरऑल अगर आप कहें तो इन सारी चीज़ों से बॉयलर की और प्लांट की एफिशिएंसी को बढ़ाया जा रहा है। तो ये बॉयलर कुछ बेसिक डिटेल पर बात करते हैं फ्रेंड कि क्या है, इसे आप वीडियो में बने रहिए। PA बॉयलर जो होता है
ये ड्रम के साथ भी होता है, ड्रम के बिना भी होता है, मतलब ड्रम लेस भी होता है। तो ऐसा क्यों होता है? फ्रेंड बात करें सब क्रिटिकल बॉयलर की, तो सब क्रिटिकल बॉयलर में वाटर स्टीम का मिक्सचर बनता है, जहाँ पर लेटेंट हीट भी एक्सचेंज होती है। तो इस वाटर स्टीम के मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए हमें ड्रम की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन यहीं पर जब हम बात करें सुपर क्रिटिकल बॉयलर की, तो यहाँ पर इसका ऑपरेटिंग प्रेशर क्रिटिकल प्रेशर के भी ऊपर होता है। तो क्रिटिकल प्रेशर में ऊपर होने के बाद में, क्योंकि यहाँ पर सैचुरेटेड वाटर सैचुरेटेड वेपर में कन्वर्ट हो रही है, इसलिए यहाँ पर इसे सेपरेट करने की ज़रूरत नहीं होती और सेपरेटर के थ्रू ये आगे सैचुरेटेड लाइन में निकल जाता है। इसलिए सब क्रिटिकल में हमें ड्रम देखने को मिलता है और सुपर क्रिटिकल में हमें ड्रम देखने को नहीं मिलता। वहीं पे अगर हम बात करें अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल बॉयलर की, तो इसका जो ऑपरेटिंग प्रेशर होता है ये सुपर क्रिटिकल बॉयलर के प्रेशर से भी अधिक होता है, इसलिए यहाँ पर भी हमें ड्रम देखने को नहीं मिलता। अगर सर्कुलेशन रेशियो की बात करें तो सुपर क्रिटिकल बॉयलर होते हैं ये वंस थ्रू बॉयलर होते हैं। इनका जो सर्कुलेशन रेशियो होता है ये 1 होता है, मतलब जो वाटर आ रहा है बॉयलर के अंदर, जो इसकी एंट्री हो रही है, इसका ऑपरेटिंग प्रेशर इतना ज़्यादा है कि एक बार में ही ये स्टीम बन के टरबाइन में निकल जाता है। वहीं अगर हम बात करें तो सब क्रिटिकल बॉयलर की, तो यहाँ पर जो इसका सर्कुलेशन रेशियो होता है ये 3 से 4 के बीच में होता है। यहाँ हमारे बॉयलर का जो सर्कुलेशन रेशियो है ये 3.4 है। वहीं अगर हम बात करें नेचुरल सर्कुलेशन बॉयलर की, जहाँ पर हमें बीसीपी देखने को नहीं मिलता, ऐसे बॉयलर जो कि नेचुरली सर्कुलेट होते हैं बॉयलर में अपने डेंसिटी के डिफरेंस के कारण, तो ऐसे जो बॉयलर होते हैं इनका जो सर्कुलेशन रेशियो होता है ये 7 से 8 के बीच में होता है, मतलब काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर ये इतना ज़्यादा अगर सर्कुलेशन रेशियो है तो इतना ज़्यादा ईंधन भी खाएगा, जबकि हमारा जो सुपर क्रिटिकल बॉयलर है इसका सर्कुलेशन रेशियो यहाँ पर 1 है, मतलब एक बार में ही ये सीधा स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा, सुपर हीटेड स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर मतलब ईंधन काफ़ी कम खपत हो रही है, या कहें कि इतने बड़े बॉयलर के अकॉर्डिंग अगर सब क्रिटिकल से तुलना करें तब थोड़ा सा ज़्यादा या उसके बराबर ही यहाँ पर ईंधन की खपत होती है। तो इस तरह से काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट होता है। तो आप जर्नी देखेंगे बॉयलर की, तो ये नीचे से जब ऊपर तक हम आते गए तो हमने एफिशिएंसी को यहाँ पर मजबूत किया है डिजाइन के थ्रू, सुपर हीटर के डिजाइन के थ्रू, बॉयलर के डिजाइन के थ्रू, यहाँ पर फ्लू गैस पाथ के थ्रू, बीसीपी के थ्रू, एक जो रोटरी एपीएच है इसके थ्रू, और कोल मिल के थ्रू स्पेशली, क्योंकि यहाँ पर हमने कोल पल्वराइज्ड कर दिया, जिसके कारण हमें ऑपरेटिंग में कंट्रोल मिलता है, जिसके थ्रू प्रेशर में वेरिएशन, टेम्परेचर में वेरिएशन यहाँ पर कम होता है, जिससे हम प्रॉपर यहाँ पर कंट्रोल कर पाते हैं टेम्परेचर को, प्रेशर को ज़्यादा वेरी नहीं करता। तो फ्रेंड ये हमारा आज का टॉपिक था। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये पीएफ बॉयलर की लगभग डिटेल वीडियो है। तो मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का थैंक यू।